तो चलो देखो शुरू करते हैं अपन जलवायु। और जलवायु में देखोगे कि हम लोगों ने सबसे पहले कल पढ़ा था मानसून के बारे में। और मानसून में अपनों ने क्या पढ़ा था कि मानसून जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? ये मौसम शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋतु होता है। क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, जलवायु पढ़ेंगे। तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु। और मानसून का अपने वैसे अर्थ निकाला था कल अपनों ने कि मानसून जो है उसके दो भाग है। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले अपनों ने बनाया था कौन सा? मौसम। और दूसरा कौन सा बनाया था? जलवायु। ठीक है ना, ये दो भाग बनाए थे, एक तो मौसम और दूसरा कौन सा बनाया था? जलवायु। और अपनों ने पढ़ा था कि मौसम क्या होता है, यही पढ़ा था कि ये मौसम क्या होता है। तो मौसम जरा सुनोगे कि मौसम क्या होता है। मौसम जो होता है तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है ना, तापमान, वायुदाब और आर्द्रता तीनों का सम्मिलित रूप या मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम की जो अवधारणा है, अवधारणा कल क्या बताया था? अवधारणा का मतलब क्या होता है? तरीका। तो किसका तरीका? मौसम का तरीका। और मौसम का तरीका कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। मौसम का तरीका कैसा होता है? अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन का मतलब क्या है? कि मौसम एक दिन में ही कई बार बदल जाता है। एक दिन में मौसम कई बार बदल जाता है। जैसे सुबह सुबह गर्मी या सर्दी ज्यादा होती है, उसके बाद जैसे सूर्य के निकलने का टाइम होता है तो क्या होता है? सूर्य के निकलने का टाइम हुआ और सर्दी कम हो जाती है, थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है, फिर गर्मी अधिक हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में बादल हो जाते हैं, बरसात का मौसम हो जाता है, बरसात हो जाती है, फिर शाम को पुनः मौसम साफ हो जाता है और सर्दी अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि मौसम की अवधारणा अल्पकालीन है और एक दिन में मौसम कई बार बदल जाता है। एक दिन में मौसम कई बार बदल जाता है, इसलिए इसकी अवधारणा कैसी है? अल्पकालीन है। ठीक है। जलवायु, जलवायु क्या है? तो देखोगे कि मौसम का लंबे समय तक किया गया अध्ययन, मौसम का लंबे समय तक किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। लंबे समय तक अध्ययन कैसे करेंगे? जैसे इसमें एक की बात करें अपन, तापमान की। तापमान की अगर बात करें तो तापमान क्या होता है? कल आपको बताया किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता क्या कहलाती है? तापमान कहलाता है। किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता तापमान कहलाती है। और इसमें मैंने आपको यह बताया कि तापमान में कोई विशेष स्थान लगेगा, तापमान में कोई विशेष स्थान लगेगा। और विशेष स्थान लगने का मतलब क्या है? विशेष स्थान मतलब सभी जगह का तापमान एक जैसा नहीं होता। सभी जगह का तापमान एक जैसा नहीं होता। कभी सुना है कि पृथ्वी का तापमान इतना है? नहीं। राजस्थान का तापमान इतना नहीं सुना, और भारत का तापमान इतना नहीं होता। क्या होता है? हर एक जगह का तापमान अलग अलग होता है। हर जगह का तापमान अलग अलग होता है। तो इसमें क्या लगाते हैं अपन? किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। अब मौसम का लंबे समय तक, आपको एक बात बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, कि ये जो तापमान है ये हमने नोट किया कि 2001 का जो हाईएस्ट तापमान है वो है 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 2002 का तापमान हाईएस्ट है 46 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में 2003 का जो तापमान है वो है 49 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इस प्रकार हम आगे भी अध्ययन करते हुए चले जाएं और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि 2025 का तापमान दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
अभी दिखाई दे रहा है? चलो देखो इधर 2025 के अंदर मान लो हमने देखा कि तापमान है इसका 47, कितना है 47 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखो क्या पढ़ा, हम 2001 से और 2025 तक 25 साल हो गए हमें तापमान का अध्ययन करते हुए, हो गए ना, कि हर साल तापमान इतने डिग्री हाईएस्ट रहता है। तो हमने क्या देखा कि इतने सालों में कभी 50 डिग्री सेल्सियस तो हुआ ही नहीं ना। तो अगर 2026 का तापमान हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। न्यूज़पेपर में कई बार ये न्यूज आती है कि 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, चूरू का तापमान बढ़कर हुआ 50 डिग्री सेल्सियस। सुनते हैं इस प्रकार की बातें? तो इसका मतलब क्या है, हम तापमान का लंबे समय तक क्या करते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं। देन इन तीन चीजों से मिलकर ही मौसम बनता है। तो या तो हम लोग ऐसे बोल दें कि तापमान का, वायुदाब का और आर्द्रता का, तीनों का लंबे समय तक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। तीनों का लंबे समय तक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और या इन तीनों चीजों से मिलकर बनता क्या है, मौसम बनता है। तो या ऐसे बोल दें कि मौसम का लंबे समय तक किया गया अध्ययन क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता, ये जलवायु कहलाता है। एक ही बात है ना भी, इन तीनों चीजों का अलग अलग बोल दो या इसका एक का बोल दो, ये जलवायु होती है, कोई दिक्कत। जलवायु की अवधारणा, जलवायु की अवधारणा मौसम की कैसी है, अल्पकालीन। अल्प का मतलब क्या, कम, कालीन का मतलब समय। मौसम एक दिन में कई बार बदल जाता है। इसकी अवधारणा कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है। कैसी होती है, दीर्घकालीन होती है। किसकी अवधारणा, जलवायु की। दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबा या बड़ा, और कालीन का मतलब क्या होता है, समय। तो इसका मतलब जलवायु जल्दी से परिवर्तन नहीं होती, कम से कम जलवायु को परिवर्तन होने में 35 वर्ष का समय लग जाता है। तो इसका मतलब जलवायु एक दिन में तो नहीं बदलेगी, इसलिए इसकी अवधारणा कैसी है, अल्पकालीन है, सॉरी दीर्घकालीन है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको बताया था तापमान, और तापमान में आपको क्या बताया, किसी विशेष स्थान के वातावरण में उपलब्ध उष्णता तापमान कहलाती है। मापने का यंत्र क्या है, थर्मामीटर। इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस। इकाई का मतलब क्या, पहचान। तो तापमान की पहचान क्या है, डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ रहा है क्या ये। और या इसके बाद में एक इकाई और कौन सी लगाते हैं, केल्विन लगाते हैं, और एक कौन सी लगाते हैं अपन, फारेनहाइट लगाते हैं। यह तापमान की इकाई है। दूसरी बात आपको मेनली समझने वाली बात कौन सी है, वायुदाब। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह समझ में अगर आ गया तो ऐसे मानो पूरी जलवायु समझ में आ जाएगी। तो आप देखिएगा कि ये जो वायुदाब है, नाम से पता चल रहा है ना कि ये क्या है। नाम से पता चल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाला वायु का भार क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाला वायु का भार वायुदाब कहलाता है। जरा देखिएगा, वायु का भार। तो इसका मतलब कि वायु में भार कब अधिक होता है और कब कम होता है, यह बात हमें जाननी है कि वायु का भार कब तो अधिक होता है और कब कम होता है। तो वायु में भार अधिक कब होता है, जब उसमें पानी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, या अपने सीधी भाषा में बोलते हैं ओस की मात्रा होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है, नमी होती है जब उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हवा में पानी की मात्रा होगी, हवा भारी होगी, भारी होगी तो पृथ्वी पर वायुदाब क्या होगा, ज्यादा होगा।
वायु दाब ज्यादा होगा। और जब हवा में पानी की मात्रा नहीं होगी, सूखी हवा चलेगी, जैसे गर्मियों में लू चलती है, तो उसमें पानी की मात्रा होती है? नहीं होती। और नहीं होती, इसका मतलब वो हवा क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होती है तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है इसका? बैरोमीटर। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है। इकाई क्या लगाते हैं अपन? इकाई पड़ी होगी मिली बार। क्या लगाते हैं? मिली बार। मिली बार इसकी इकाई होती है वायु दाब की। ठीक है। और एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वायु दाब उच्च से निम्न की ओर गति करता है। वायु दाब उच्च से निम्न की ओर क्या करता है? गति करता है। देन इसी का गतिशील जो स्वरूप होता है वो पवन कहलाता है। इसका गतिशील स्वरूप क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। भी वायु दाब का उच्च से निम्न की ओर जाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? वायु दाब, सॉरी, पवन कहलाता है। ठीक है ना? जरा देखोगे, उच्च का मतलब क्या होता है? उच्च का मतलब क्या होता है? हाई। हाई या मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन? ज्यादा। और निम्न का मतलब क्या होता है? तो इसको अपने एलपी भी बोल सकते हैं। एलपी का मतलब लो प्रेशर। और ज्यादा को क्या बोल सकते हैं? एचपी बोलेंगे, हाई प्रेशर, मतलब हाई दाब, मतलब ज्यादा वायु दाब। तो देखोगे क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वायु दाब ज्यादा से कम की ओर जाता है? तो बात तो एक ही है। ऐसे बोल दें कि उच्च से निम्न की ओर जाता है या ज्यादा से कम की ओर जाता है, बात तो एक ही है। और या ऐसे बोल दें कि वायु दाब ज्यादा कहां होता है? जब उसमें नमी होगी। तो बताइए कि जो सर्दियों में शीत लहर चलती है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, इसका मतलब वायु दाब अधिक कब होता है? सर्दियों में होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं सर्दी। और वायु दाब कम कब होता है? गर्मी में होता है। तो क्या हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वायु दाब सर्दी से गर्मी की ओर चलता है? कोई दिक्कत इसमें? एक ही बात है। लेकिन यहां दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे कि तापमान व वायु दाब में, तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, एक दूसरे का अपोजिट, उल्टा पाया जाता है। तो तापमान और इधर लिख लेते हैं वायु दाब, एक दूसरे का उल्टा। कैसे उल्टा एक दूसरे का? कि जब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि तापमान अधिक कब होता है? गर्मियों में होता है। और गर्मियों में वायु दाब क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब वायु दाब अधिक होता है, वायु दाब अधिक होने का मतलब क्या है? वायु दाब अधिक कब होगा? सर्दियों में होगा। तो सर्दियों में तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है ना? तो जरा देखिएगा, ये इतना कंसेप्ट है, पूरे की पूरी जलवायु इसी पर डिपेंड है। ये समझ में आ गई क्या इतनी चीजें? तो जरा देखिएगा, हम पृथ्वी बनाते हैं। अपने बात कर रहे हैं अप्रैल से जून तक की। तो बताइए, अप्रैल से जून के मध्य भारत में कौन सी ऋतु पाई जाती है? जून में 1.5 महीने की छुट्टियां मिलती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। अब ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, इसका मतलब सूर्य क्या है? उत्तरायण चमक रहा है। उत्तरायण और दक्षिणायन समझिएगा। यह पृथ्वी है। पृथ्वी के बिल्कुल बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन जिसको बोला जाता है।
और ये दिशा नॉर्थ हो गई, नॉर्थ का मतलब उत्तर हो गई, और ये साउथ हो गई मतलब दक्षिण हो गई। भारत कौन से गोलार्ध में है? आप लोगों को अच्छे से मैंने बना के बताया हुआ है कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब यहां कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आ गई कर्क रेखा, और यहां अपना भारत है इस प्रकार से, ये अपना भारत है। अब भारत है तो भारत में अप्रैल से जून के मध्य कौन सी ऋतु पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, इसका मतलब क्या है? इस उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है पूरे में, और सूर्य कहां चमक रहा है? उत्तरायण चमक रहा है। उत्तर में चमकता है तो उत्तरायण, और दक्षिण में चमकता है तो दक्षिणायन। अब सूर्य, आपको तारीखें बाद में लिखवाता हूं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर चमकता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कौन सी रेखा पर चमकता है? इक्वेटर लाइन पर या भूमध्य रेखा पर। और 22 दिसंबर को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब कौन सी? मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है ना, ये तारीख है। लेकिन अभी अपने इसको नहीं पढ़ना, लेकिन जरा सुनिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? सर्दी है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? सर्दी होगी। जरा इस मैप पर देखिएगा, इस पर देखो, अप्रैल से जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु है ना, और ये अपना भारत है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, ये भूमध्य रेखा है। तो जरा देखो कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है क्योंकि भारत उत्तरी में है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? सर्दी है। जहां सर्दी होती है वहां वायु दाब क्या होगा? उच्च होगा, हाई प्रेशर होगा। और जहां गर्मी है वहां वायु दाब क्या होगा? निम्न होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि वायु दाब उच्च से निम्न की ओर जाता है, ज्यादा से कम की ओर जाता है, और सर्दी से गर्मी की ओर जाता है। तो जरा देखिएगा कि ये सर्दी से गर्मी की ओर जाएगी, हवाएं जाएगी, क्योंकि वायु दाब उच्च से निम्न की ओर तो जाएगा, तो ऐसे जाएगा वायु दाब उच्च से निम्न की ओर। तो लेकिन क्या हुआ, एक फेरल नामक विद्वान था, विद्वान का नाम क्या था? फेरल। और इस फेरल ने कहा कि जब ये दक्षिण गोलार्ध की पौने इक्वेटर लाइन के पास जाती है, भूमध्य रेखा के निकट जाती है, तो पृथ्वी थोड़ी सी घूम जाती है। पृथ्वी क्या हो जाती है? घूम जाती है, क्योंकि पृथ्वी तो घूर्णन करती है। तो क्या है, देखो कि पृथ्वी घूमने से क्या होता है, इस हवा में दिशा परिवर्तन हो जाता है कि जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा के निकट पहुंची तो पृथ्वी थोड़ी सी घूम गई, और घूमी तो ये हवा पहले तो अपनी बाईं ओर मुड़ती है, दायां बायां तो जानते हो, लेफ्ट राइट। तो आप देखो, पहले अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर कौन सी ओर मुड़ गई? अपनी दाईं ओर मुड़ गई। और जैसे ही ये अपनी दाईं ओर मुड़ी तो ये दिशा परिवर्तन क्यों हुआ? कारण क्या है? पृथ्वी घूर्णन के कारण। जैसे इधर से देखो, इधर से कोई पंखा या कूलर ऐसे चल रहा होता है, जैसे इधर से चल रहा है, और अपने एक बार उसके आगे से ऐसे निकलते हैं, तो क्या होता है? एक बार दिशा डाइवर्ट हो जाती है, इधर उधर बंट जाती है। तो उसी प्रकार है, ऐसे हवा चल रही थी और इतने में पृथ्वी थोड़ी सी क्या हो गई? घूम गई। घूम गई तो ये हवा पहले अपनी बाईं ओर मुड़ी और पुनः उसी के साथ मुड़ गई। तो पहले बाईं ओर मुड़ी और बाद में दाईं ओर मुड़ी। तो ये समझ में ये दिशा परिवर्तन क्यों होता है। तो जरा आगे देखिएगा कि जैसे ही ये मुड़ गई, तो अब देखो कि ये अपना भारत है, इस पर आपको देखना है अच्छे से मैप पर कि ये इसमें देख लो, चलो इसमें थोड़ा अच्छा दिखाई दे जाएगा। ये भारत है। अब ये दक्षिण गोलार्ध की पौने ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। पहले इसको अपनी बाईं ओर मोड़ दीजिएगा और फिर इनको दाईं ओर मोड़ दिया।
लेकिन यहां आपको थोड़ी सी भारत की स्थिति पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हवाएं कहां जाएगी, कहां जाने का प्रयास कर रही है हवाएं? निम्न वायुदाब की ओर जाने का प्रयास कर रही है। तो अब अपने भारत में भी तो देखना पड़ेगा ना कि भारत में निम्न वायुदाब कहां है और उच्च वायुदाब कहां है। तो जरा देखो, ये भारत है, ये भारत है ना। तो देखोगे भारत को कुल तो भूमि के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, और मुख्य इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य तो कितने हैं? 4 ही भागों में बांटा गया है, और कुल कितने भागों में बांटा गया है? इसको 6 भागों में बांटा गया। कैसे? पहला भाग आता है पर्वतीय प्रदेश। चलो अपने बनाते हैं इसको, या इसी पर समझ में आ रहा है? पहला भाग आता है पर्वतीय प्रदेश, और पर्वतीय प्रदेश का मतलब क्या? जहां पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो जरा देखिएगा कि ये जो भारत का टर्न है ना, यहां से ऐसे मुड़ता है भारत, इसको आप सीधा मिला दीजिए ऐसे, इसको सीधा मिला के, और इधर वाली ये जो 7 सिस्टर्स है, पूर्वोत्तर की 7 बहनें, इसको सीधा मिला दोगे। यहां कौन सी पर्वतमाला है उत्तर में? हिमालय पर्वतमाला है। अब जहां हिमालय पर्वतमाला, इसका मतलब वहां पर्वतों का विस्तार तो पाया जाएगा। हिमालय पर्वतों की तो एक माला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इससे ऊपर ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का कौन सा भाग है? ये इधर वाला पर्वतीय प्रदेश। आई बात समझे? ये पर्वतीय प्रदेश। दूसरा देखो कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। इसको एक बार छोड़ दो, उत्तर के विशाल मैदान को एक बार छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरा देखो क्या आता है? प्रायद्वीपीय पठार आता है। तो ये प्रायद्वीप क्या होता है? मैंने जब आपको महाद्वीप पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि प्रायद्वीप वो होता है जिस स्थान के 3 ओर पानी होता है। तो जरा ये भारत देखिएगा, इधर अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी है, और नीचे कौन सा महासागर है? इंडियन ओशन या हिंद महासागर है, ठीक है ना। नीचे कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर है। तो इस स्थान के ये जो इतना भाग दिखाई दे रहा है, इसके 3 ओर पानी हुआ। लेकिन देखो इसने अपने नाम के आगे क्या लगा रखा है? पठार लगा रखा है। तो ये पठार क्या होता है? पठार कि जब समुद्र तल से औसत या एवरेज ऊंचाई, जरा ध्यान से देखिए, बताया था शायद मैंने आपको। हां, तो देखोगे इधर अपने बनाते हैं, समुद्र तल से जब औसत या एवरेज ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है तो उसे बोला जाता है मैदान। क्या बोला जाता है? मैदान। और अगर ऊंचाई कितनी हो जाए? 600 से 900 मीटर हो जाए तो उसे बोला जाता है क्या? पठार। और अगर एवरेज ऊंचाई हो जाए 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर अगर एवरेज ऊंचाई हो गई तो यह कहलाता है पहाड़, ठीक है। और अगर ऊंचाई हो जाए 1200 से ज्यादा, 1200 से प्लस, 1200 से ज्यादा कितनी भी हो जाए, तो 1200 से अधिक होने पर हो जाता है पर्वत। ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण है। तो जरा देखिए, अपने को सिर्फ क्या देखना था? पठार देखना है, ठीक है। पठार में देखो अपनों ने क्या देखना है, उसने लिखा क्या रखा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो ऐसा भूभाग भी ऐसा होना चाहिए जिसके 3 ओर पानी हो, और वो भूभाग सामान्य भूमि से क्या उठा हुआ होना चाहिए? क्या उठा होना चाहिए? 600 से 900 मीटर ऊपर उठा होना चाहिए। तो देखोगे ये जो इसके बीच बीच वाला जो ऐसे एरो लगाई हुई है, ये वाला भाग देखना है आपको।
तो इस स्थान के 3 और पानी तो हुआ, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोल दिया। लेकिन ये जो ऐसे एरो लगी हुई वाला जो भाग है, ये सामान्य भूमि से कितना ऊपर उठा हुआ है? 900 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग है। एवरेज 600 से 900 उठा हुआ भाग है। देन इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। आई बात समझे? प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोला गया? अपने प्रायद्वीपीय पठार की आकृति ऐसी है, क्योंकि ऊपर उठा हुआ भाग है तो इसकी आकृति ऐसी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है इसको। ये है। अब ये दिशा पश्चिम होती है और इधर वाली कौन सी होती है? पूरब हो गई। तो प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम में तो ऊंचाई अधिक है और पूर्व में इसकी ऊंचाई क्या है? कम है। तो पश्चिम में इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर और पूर्व में इसकी ऊंचाई है 600 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया है कि जब 600 से 900 मीटर तक होता है तो ही पठार होता है, 1200 आगे इसका मतलब ये तो पहाड़ बन जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ये बोला था कि एवरेज ऊंचाई होनी चाहिए। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? अनुपातों का योग बटा अनुपातों की संख्या। तो अनुपातों का योग बटा कैसे करोगे? 1200 प्लस 600 संख्या कितनी है? 2। तो 1800 बटे 2 काटोगे कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो एवरेज ऊंचाई कितनी है इसकी? 900 मीटर है। कोई दिक्कत? इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? प्रायद्वीपीय पठार बोला गया। अब इसके बाद में चौथा भाग आता है तटीय प्रदेश। तट किसे कहा जाता है? तट वो होता है, तट किसे कहा जाता है जरा बताइए? तट वो भाग होता है जो पानी के साथ सीमा बनाता है, उसे तटीय भाग ही तो बोलते हैं। पानी का जिसके साथ सहारा लगता है तटीय होता है वो, ठीक है। तो तटीय भाग, तो इधर अरब सागर और यहां बंगाल की खाड़ी। तो ये जो पास में खाली भाग जो आपको ऐसे रोल वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा भाग है ये? तटीय प्रदेश। कोई दिक्कत? लेकिन तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, इधर वाली पश्चिम दिशा और इधर वाली ये पूर्व दिशा। ये इस तट को क्या बोलोगे आप? पश्चिमी तट। और इधर वाले को क्या बोलोगे? पूर्वी तट। तो तटीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आगे देखिएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। सॉरी, पहले ये जो अपने छोड़ के आए थे इसको पढ़ लेते हैं। अब जो ये ऊपर खाली जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि इस यहां से कर्क रेखा गुजरती है या यहां विंध्याचल पर्वत आ जाता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इससे ऊपर विंध्याचल पर्वत या कर्क रेखा से ऊपर जो है, ऊपर वाला उत्तर भारत और नीचे वाला दक्षिण भारत। तो उत्तर का विशाल मैदान बोल रहा है ना ये, तो उत्तर का विशाल मैदान है या नहीं है? ये उत्तर वाले भाग में है और खाली पड़ा, इसलिए क्या है? मैदान है। ठीक है, ये क्यों पड़ा, ये आपको ये चीजें क्यों पढ़ाई गई है अब ये बताते हैं। 5 नंबर भाग कौन सा आता है? मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश का मतलब क्या है? मरुस्थल। और मरुस्थल आपको पता है कहां पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, थोड़ा सा विस्तार पंजाब में है, थोड़ा सा हरियाणा में है, और इसके बाद में थोड़ा सा विस्तार इसका कहां है? गुजरात में भी है। लेकिन भारत में पाए जाने वाले कुल मरुस्थल का कितने प्रतिशत? 62% कहां पाया जाता है? राजस्थान में। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां है मरुस्थल का विस्तार? राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो जरा आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ, इधर। तो ये अपनों ने बना लिया राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान यही है, ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। और लास्ट कौन सा बचा है? द्वीप समूह है। लास्ट कौन सा बचा है? द्वीप समूह बचा। अब द्वीप समूह क्या है? छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। समूह है तो ये देखो तैयार करते हैं अपन कौन सा? ये लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो ये कौन सा भाग हो गया? अपना द्वीप समूह है। कोई दिक्कत? अब देखो कि भारत यहां है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। इसका मतलब पूरे भारत में ग्रीष्म ऋतु है?
समझ में आ रही है ना बात ये। लेकिन ग्रीष्म ऋतु तो है, लेकिन कौन सा भाग तो अधिक गर्म होगा और कौन सा भाग कम गर्म होगा। तो इसलिए क्योंकि अपन क्या करना है कि जो भाग अधिक गर्म होगा वहां वायु दाब क्या होगा, कम होगा, और जो भाग गर्म नहीं होगा वहां वायु दाब अधिक, और वायु दाब उच्च से निम्न की ओर तो आएगा। इसलिए पढ़ना है ये। तो जरा देखिए, ये जो हमारा पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, तो पर्वतीय प्रदेश में ऊपर कौन सी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो यहां तो क्या पाए जाते हैं, हिम मतलब ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं यहां पर, और बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं, इसका मतलब यहां ग्रीष्म ऋतु तो है, गर्म तो है ये क्षेत्र, लेकिन अधिक गर्म होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं, इसलिए अधिक गर्म तो नहीं होगा। अब देखो, ये भाग अधिक गर्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके तीन और क्या लगता है, पानी है। गर्म तो होगा लेकिन अधिक गर्म नहीं होगा। बचा कौन सा, ये वाला भाग, यहां गंगा नदी का तंत्र है, तो गंगा नदी आ गई, ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, जो भी नदी आ गई, तो उनमें पानी गर्म तो होगा लेकिन अधिक गर्म नहीं होगा। तो अधिक गर्म होगा कौन, कौन अधिक गर्म होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक गर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बलुई मिट्टी पाई जाती है उसके कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बलुई मिट्टी के कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े होते हैं तो इनमें सूर्य की किरणें जो है गहराई तक चली जाती है और ये क्षेत्र गर्म अधिक होता है। बलुई मिट्टी आपको पता है, मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक गर्म होता है। ये क्षेत्र अधिक गर्म है, इसका मतलब यहां निम्न वायु दाब है, निम्न वायु दाब, और यहां नीचे क्या है, इधर नीचे क्या है, सर्दी है। सर्दी है तो वहां वायु दाब क्या है, चलो देख लो, ये भारत है तो यहां नीचे तो सर्दी है, सर्दी है, यहां वायु दाब उच्च है। और ये जो मैंने ये राजस्थान ये बना रखा है, इसके अंतर्गत ये देखोगे, ये यहां वायु दाब बिल्कुल ही निम्न है, तो ये पवने कहां आने का प्रयास करेगी, जहां बिल्कुल ही निम्न वायु दाब वहीं आने का प्रयास करेगी ना। इतनी बात आई क्या समझ में, यहां तक आई। तो आगे देखो, ये पृथ्वी है, ये दक्षिण गोलार्ध है, और ये अपना भारत है। भारत में अच्छे से समझना इस चीज को जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत, वो पेंसिल और किसके पास है, बाकी तो होंगे वो इरेजर वगैरह। अजय और मोनू क्यों नहीं आए, पूछ लो, पानी दो बेटा थोड़ा। जरा आगे देखो, समझो इसको। कि यहां है अपना मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला, ठीक है, ये वाला अधिक गर्म है। तो ये दक्षिण गोलार्ध की जो पौने है, अब इसको अच्छे से समझ लेना बेटा सभी, ये दक्षिण गोलार्ध की पौने फेरल नामक विद्वान के अनुसार जब ये भूमध्य रेखा के निकट पहुंचेगी तो पहले अपनी बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी ना, और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर कौन सी ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी, ठीक है, ऐसे मुड़ेगी।
लेकिन जरा देखिएगा कि अभी अपने ये जो तटीय भाग था इसको दो भागों में बांटा, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो भागों में बांट दिया। तो जरा देखिएगा कहां है, तो आ जाए नहीं क्लास लगाने के लिए। चलो बुला लेना टाइम हो तो उनको। चलो देखोगे इधर पश्चिमी तट, ये वाला तट कौन सा है, पश्चिम तट है। और ये वाला तट कौन सा है, पूर्वी तट है ना, क्योंकि ये दिशा पश्चिम होती है और इधर वाली पूर्व होती है। तो अब देखो पश्चिमी तट को ही तीन भागों में बांटा गया है। ऊपर तो इसको बोलते हैं कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक है ये। कर्नाटक में इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, ठीक है। और ये केरल वाला आता है कौन सा तट, मालाबार तट, ठीक है। अब क्या है कि इधर इसमें ऊपर ही ऊपर वाला भाग आता है उत्तरी सरकार तट, ये आंध्र प्रदेश वाला आता है गोलकुंडा तट, और ये दक्षिण वाला भाग आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल और मालाबार दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा देखो यहां देखो, अपन इसको यहां लेके आए तो ये रेखा या ये हवा सबसे पहले कौन से तट पर प्रवेश करेगी, मालाबार तट पर प्रवेश करेगी ना। तो जरा देखो भारत के बिल्कुल बीच में है यहां पर विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये, विंध्याचल पर्वत। भारत के उत्तर में यहां है कौन सी पर्वतमाला है, ये हिमालय पर्वतमाला है। और इधर म्यांमार की एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है अराकान योमा। क्या नाम है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें देखो क्या है कि ये हवा ऐसे आई है ना, और इधर से भी और हवाएं तो आएगी, इधर से ऐसे आएगी, ऐसे भी आएगी कई हवाएं, ऐसे भी आएगी। लेकिन अब आप लोग देखिए जरा, हमारे प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति तो ऐसी है, ऐसी है ना प्रायद्वीपीय पठार की आकृति। ये कौन सा तट है, पश्चिमी तट, और इधर वाला ये कौन सा है, पूर्वी तट। इस भाग को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं यहां, ठीक है ना, ये भाग है यहां पर। तो जरा ध्यान से देखो आप इस बात को, इस बात में आपको देखना है हवा इधर से आ रही है, मानसून इधर से आ रहा है, ये देखो आ रहा है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार से सीधी सी बात है यहां टकराएगा मानसून, तो टकराएगा। जैसे यहां मानसून टकराएगा तो ये सबसे नीचे वाला भाग है कौन सा, मालाबार तट है। तो सबसे पहली वर्षा कहां होगी, केरल के मालाबार तट पर सर्वाधिक या सबसे पहले वर्षा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हवा जो आई थी इसमें पानी की मात्रा अधिक थी। जैसे ये यहां टकराई और टकराते इस तट पर क्या करेगी, वर्षा करेगी। क्योंकि ये जो इतना भाग है ये क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, ऊपर उठा हुआ भाग है, ऊपर उठा हुआ भाग है, तो इससे टकराएगी और टकरा के क्या करेगी, वर्षा करेगी। लेकिन ये हवाएं देखो जाएगी टकराएगी, लेकिन आगे देखो जरा कि जो हवाएं इससे टकराएगी वो तो वर्षा कर देगी। जैसे ये टकराई, इन्होंने तो यहां पर वर्षा कर दी। लेकिन ये हवा देखो, इसको ध्यान से देखो, जो इसके सबसे उत्तरी किनारे से टकराई, सबसे उत्तरी किनारे से टकराई, ये हवा क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। कूलर होता है ना हमारे, उसकी ताड़ियों को अगर हम ऐसे कर दें, अगर उनकी ताड़ियों को अगर हम ऐसे कर दें
तो इसका मतलब क्या है, हवा टकराएगी और सीधी जाएगी, या हवा ऐसे तो नहीं आएगी ना, जरा देखिए, देखना इसमें कि ऐसे यहां टकराई और फिर ऐसे आ जाएगी, ऐसे तो नहीं आएगी हवा। हवा तो सीधी टकराएगी और टकरा कर क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो हमने माना कि जो हवा इस तट पर टकराई उन्हें ने तो यहां वर्षा की, लेकिन अब कई हवाएं जो इससे टकराकर ऊपर सीधी निकल गई, ये आगे कौन सी पर्वतमाला से टकराएगी, विंध्याचल पर्वतमाला से टकराएगी ना। जैसे मानो कि ये यहां पर कौन सी पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है, तो अब इधर से तो ऊपर से निकल गई ये हवा, लेकिन आगे किससे टकराएगी, जाकर विंध्याचल से टकराएगी। अब बताओ, टकरा के आगे तो नहीं जा सकती ना, इधर आगे तो नहीं जा सकती ये हवा, और इस हवा को जाना कहां था, यहां आना है। इस हवा को यहां क्यों आना है, क्योंकि यहां बिल्कुल ही निम्न वायुदाब है। और ऐसे आपने सुना होगा कि अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, ऐसे राजस्थान के मध्य से होते हुए दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है, और दिल्ली का रायसीना हिल्स जहां पर हमारा क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और देन भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। नाम सुना है, नाम सुना है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, तो जानते हो अच्छे से कि मतलब टीचिंग का बहुत शौक था एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो अपने जीवन की अंतिम सांस तक पढ़ाए बच्चों को कुछ ना कुछ। अध्यापक का टारगेट क्या होता है कि मैं हमेशा हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता रहूं, और एपीजे अब्दुल कलाम जी को टीचिंग का शौक था। तो 27 जुलाई को जैसे ही उनकी डेथ हुई थी, उस दिन उन्होंने शिलोंग के अंदर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वहां उन्होंने भाषण दिया था, या बच्चों की क्लास ली थी, पढ़ाया था बच्चों को, और वहां से चले थे, रास्ते में हार्ट अटैक हो गया था। तो एक अध्यापक की आखिरी इच्छा यही होती है और वो उनकी पूरी हुई थी। और ध्यान रखना, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, क्योंकि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां है, बेंगलोर में है या बंगलुरु में है। तो किसकी देन है, परमाणु मिसाइलें, परमाणु हथियार सब एपीजे अब्दुल कलाम जी की देन। उन्होंने कहा था कि मैं विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता हूं। भारत में क्या होता है, कोई थोड़ी वैज्ञानिक के बनने की कोई डिग्री वगैरह प्राप्त कर ली तो अमेरिका चले जाते हैं, है ना, रूस चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, देश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। इन्होंने कहा था कि मेरे में वो योग्यता है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो बन सकता हूं, लेकिन मैं मेरी जन्मभूमि को छोड़कर कुछ भी नहीं बनना चाहता, मतलब मैं भारत को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। और जिस दिन शपथ ली थी, अपना एक कपड़े वाला बैग लेकर राष्ट्रपति भवन गए थे, और जिस दिन त्याग पत्र दिया उस दिन वो बैग लेकर ही क्या गए थे, वापस आ गए थे। इसके अलावा बाकी गए तो सभी बैग लेकर ही थे, आए ट्रकों में सामान भर के थे ये लोग, और अपनी सैलरी का जितना भी पैसा खर्च हुआ किया, बाकी अनाथ आश्रम वगैरह है, जो भी जहां कटना होता था दान दे देते थे, जितना भी अकाउंट बचता था। अनमेरिड थे। बाल बड़े क्यों रखते थे वो, यहां तक बाल रखते थे पता है, कि उनके दोनों ये बाहर वाले कान नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी के ये बाहर वाले नहीं थे, बाकी सुनता तो था उनको, ये बाहर वाले, इसलिए वो बाल क्या रखते थे, बड़े रखते थे। चलो खैर छोड़िए। तो अब ये हवाएं यहां टकराएगी और ये अरावली पर्वतमाला, तो अब क्या है, कुछ हवाएं तो यहां टकरा के वर्षा कर देगी, लेकिन अब हवाओं को यहां पहुंचना था, लेकिन जैसे ही ये हवा यहां पहुंचेगी तो ये अरावली के समानांतर ही क्या निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। अगर टकराती तो क्या करती, वर्षा कर देती, लेकिन अब टकराई नहीं, बाकी जो ये इधर से हवाएं आएगी
वो अरावली के समानांतर क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब राजस्थान में तो वर्षा हुई नहीं। अब कुछ एक हवाएं जो यहां वर्षा करके, देखो 1 जून को 1 से 5 जून के मध्य जो मानसून है वो केरल के मालाबार तट पे प्रवेश करता है, 5 से 7 जून को कन्नड़ तट पे पहुंच जाता है, और 7 से 10 जून के आसपास कोंकण तट पे पहुंच जाता है, 15 जून को अहमदाबाद पहुंच जाता है, 20 से 25 जून को ये राजस्थान के झालावाड़ पहुंच जाता है, और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में यहां दिल्ली तक मानसून पहुंच जाता है। इधर से हवाएं टकराई, उन्होंने तो यहां वर्षा कर दी, लेकिन कुछ एक हवाएं मान लो ऐसे सीधी इसके ऊपर से निकली, जो यहां वर्षा करके खाली हो चुकी थी, नमी या अपनी आर्द्रता खो चुकी थी। अब यहां कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से क्या ले लेगी, वो आर्द्रता या नमी ग्रहण कर लेगी। कूलर होता है ना, कूलर चल रहा होता है जिसमें पानी चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, बाहर बहुत सूखी हवा चल रही होती है जिसमें नमी नहीं होती, बिल्कुल भी होती है ना गर्मियों में ऐसे। लेकिन जैसे ही वो कूलर चल रहा है और उस कूलर वाले पानी के अंदर से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, नमी ग्रहण कर लेगी, ठंडी हो जाएगी। तो उसी प्रकार इतने दिन तो इसमें क्या थी, यहां तक आई तो मान लो कि इसमें नमी कम हो गई थी यहां वर्षा करने के बाद, लेकिन यहां आते क्या हो, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले ली, और यहां अपना राज्य आता है मेघालय। ये कौन सा राज्य है, मेघालय। मेघों का घर या बादलों का घर किसे कहा जाता है, मेघालय को कहा जाता है। मेघालय को कहा जाता है बादलों का घर। तो जैसे ही देखोगे कि ये हवाएं यहां मेघालय में सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के निकट ही है मेघालय। तो जरा सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही ये हवा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर मेघालय पहुंचेगी, तो ये है मेघालय। इसमें इस पहाड़ी का नाम है गारो, इस पहाड़ी का नाम है खासी, और इसका नाम है जयंतियां। तो गारो, खासी और जयंतियां, इन 3 पहाड़ियों के मध्य स्थित है कौन, मासिनराम। नाम सुना है क्या, मासिनराम का नाम सुना है? तो जरा देखिएगा कि ये हवाएं सीधी यहां पहुंची तो इधर यहां टकराएगी ना, पहाड़ी है ये तो टकराएगी, और टकरा के क्या करेगी, वर्षा। इधर भी टकराएगी, क्या करेगी, वर्षा करेगी, और इधर भी टकराएगी तो वर्षा करेगी। तो जरा देखो कि यहां तो एक ही दिशा में टकराई तो इतनी वर्षा कर दी, लेकिन यहां तो देखो कितनी दिशाओं में टकरा रही है, 3 दिशा में, मतलब अधिक करेगी वर्षा। तो अब देखो कि पहाड़ी तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये एक पहाड़ी ऐसे हो गई, दूसरी पहाड़ी ऐसे हो गई, ऐसे बनाते पहाड़ियां, और ये इसके पीछे मान लेते, तीसरी पहाड़ी हो गई, ऐसे बनाते। तो अब वो हवा पहले इस पहाड़ी से टकराई वर्षा की, फिर इस पहाड़ी से टकराई वर्षा की, और फिर इससे टकराई। अब ये आकृति देखो, यहां जो वर्षा होगी वो पानी तो इकट्ठा यहां निम्न भूमि में ही होगा इकट्ठा आके, और ये जो स्थान है ये है मासिनराम। मासिनराम मेघालय। तो अब इसमें देखो, यहां इन किनारों के ऊपर वर्षा होगी, पानी तो यहां नीचे इकट्ठा होना है। इसकी आकृति देखो किसके जैसी बन गई, कीप के जैसी आकृति बन गई ना, कीप के जैसी आकृति। तो आपसे मैं पूछूं, या एक क्वेश्चन आ जाए कि मेघालय के मासिनराम में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है, गारो, खासी और जयंतियां, 3 पहाड़ियों के मध्य स्थित होना, और इसकी आकृति किसके आकार होना, कीपा आकार होना, ताकि यहां वर्षा होगी वो पूरा पानी इधर ही आकर इकट्ठा होगा। इसलिए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला और भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम मेघालय है। आपको एशिया महाद्वीप में बताया जाएगा ये, ठीक है ना, एशिया में हो गया ना ये। अब देखो चलो, जो यहां गई उन्होंने तो यहां वर्षा कर दी, अब ये एक हवा इधर आई आगे, अब कौन सी पर्वतमाला से टकराएगी, अराकान से टकराएगी, और टकरा के क्या मुड़ेगी, ऐसे वापस मुड़ेगी। जैसे हवा इधर से आई और यहां टकरा गई, और टकरा के ऐसे वापस तो मुड़ेगी। हवा इधर से आ रही है, टकराएगी, टकरा के वो वापस तो मुड़ेगी। तो देखो अब ये हवा जो है ये ऊपर जा सकती है क्या, कौन रोक देगी, हिमालय पर्वतमाला रोकेगी।
ऊपर हिमालय पर्वतमाला रोक देगी तो दक्षिण में कौन रोक देगी? विंध्याचल पर्वत है नीचे, ये नीचे नहीं आने देगा इसको। ये हिमालय पर्वतमाला ऊपर नहीं जाने दे रही, तो ये कौन सी दिशा में चलेगी? ये दिशा उत्तर होती है और ये कौन सी होती है? पश्चिम होती है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा कौन सी? उत्तर पश्चिम। तो ये आखिरकार वर्षा करती 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 जब बिल्कुल ही क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है, बिल्कुल इसमें नमी नहीं बचती, तो आखिरकार ये कहां पहुंच जाती है? राजस्थान। ये देखो यहां पहुंचेगी, यही लेके आना था ना इसको। अब ऐसे इसको लेके आए और आगे कौन सी पर्वतमाला आ गई? अरावली पर्वतमाला आ गई। अब इससे टकरा गई ना, और इससे टकरा कर यही क्या हो जाती है? इधर वाले भाग में अधिक वर्षा कर देगी। कोई दिक्कत समझ में आई क्या? इतनी बात है। जरा इसमें देखो, ये हवा ऐसे वर्षा करती 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 आखिरकार यहां पहुंची, और ये पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है ना ये। अब अरावली भी तो एक पर्वतों की माला ही है, इससे टकराएगी, ये टकराएगी तो ये अपना राजस्थान की उत्तर दिशा, ये दक्षिण, और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा कर देगी इधर इधर वाले भाग में, और इधर वाला भाग फिर क्या रह जाएगा? सूखा रह जाएगा। इसीलिए तो यहां क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो अब देखो चे जितनी हुई कम होती है, लेकिन जितनी भी हुई यहां कौन सी खाड़ी है? तो कौन से मानसून से हुई हमारे वर्षा? बंगाल की खाड़ी से हुई ना, अरब सागर से क्यों नहीं हुई? अरब सागर से तो ये स्थान है 400 किलोमीटर दूर है, तो इससे होनी थी वर्षा तो, लेकिन ना होने का कारण क्या है कि यह हवा अरावली के समानांतर सीधी आगे निकल जाती है, टकराती नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं होती। जब मानसून किसी भी जगह के ऊपर होता है तो क्या होता है? उसी प्रकार का क्या होता है? मानसून बता दिया जाता है। तो देखो जैसे यहां ये कौन सा सागर है? अरब सागर है, अरब सागर है ना, तो अरब सागर पर जब होगी हवाएं तो अरब सागरीय मानसून, और जब हवाएं बंगाल की खाड़ी पर आ जाएगी तो बंगाल की खाड़ी का मानसून। समझ में आएगी? और अब देखो ये दिशा दक्षिण होती है और ये कौन सी होती है? पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम में से जा रहा है, सॉरी दक्षिण और पूरब में से जा रहा है, इसका मतलब दक्षिण पूर्वी मानसून। तो आगे क्या ये बात समझे? तो आखिरकार यहां पहुंचता है मानसून कब तक? 15 जुलाई तक। ऐसे आता है भारत में मानसून। समझ में आ गया क्या? इधर आ गई, बहुत है आज इतना, हाँ? या और पढ़ाएं? तो चलो लिखो फिर इसको जो समझाया है। मानसून आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तो लिखना है मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु। लिख लिया? मानसून के दो पार्टीशन बनाओ वैसे, एक साइड में तो लिखना है आपको जैसे ऐसे, एक साइड में बनाओगे मौसम और दूसरे भाग में जलवायु, मौसम और जलवायु। लिख लिया? मौसम के नीचे लिख दो तापमान, वायु दाब, आर्द्रता।
इसके नीचे लिखोगे मौसम की अवधारणा, अल्पकालीन, और मापने का यंत्र लिखोगे आप लोग। अवधारणा अल्पकालीन लिख ली ना। इसके बाद में तापमान, इसके जस्ट नीचे लिखना है तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर, इकाई इसकी होती है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट।